शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की फर्स्ट न्यूज़ आई है साइंस वाले हिस्से से, क्रॉनिक लार्वा क्राउडिंग से रिलेटेड। क्रॉनिक लार्वा, जिसको भीड़ भी यहाँ पर बताया जा रहा है, फल में जो मक्खियाँ पाई जाती हैं, यदि वहाँ पर हमें क्रॉनिक लार्वा क्राउडिंग दिखाई देता है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो मक्खियाँ हैं अंडे को जल्दी जल्दी सेने वाली हैं। ऐसी न्यूज़ यहाँ पर बताई जा रही है। क्रॉनिक लार्वा क्राउडिंग का अनुभव। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि उन कीटों की आबादी जो क्रॉनिक लार्वा क्राउडिंग का अनुभव कर रही है, बड़े तेज़ी से अंडे सेने की दिशा में विकसित होती है, भले ही अन्य अनुकूलनों में उनमें अंतर हो। किसी और मामले में यदि वो पिछड़ जा रहे हैं, लेकिन उनका जो लार्वा है, लार्वा में भीड़ भाड़ यदि देख रही है, तो वो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी से उनकी आबादी बढ़ने वाली है। 2003 तक ऐसा माना जाता था कि लार्वा क्राउडिंग के लिए अनुकूलित फलों की मक्खियों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित हो जाती है, जो अनिवार्य रूप से उच्चतर लार्वा फीडिंग दर और अमोनिया और यूरिया जैसे मेटाबॉलिक अपशिष्ट उत्पादों के विषाक्त स्तर के लिए अधिक वयस्क पूर्व सहिष्णुता के संयोजन के विकास के माध्यम से होती थी। पहले ऐसा माना जाता था कि देखो, पहले कुछ कुछ गुण किस पर निर्भर थे? उच्चतर लार्वा फीडिंग दर, इसके अलावा अमोनिया, यूरिया, ये मेटाबॉलिक अपशिष्ट उत्पाद रहते हैं। इनके जहरीले लेवल के लिए क्या चाहिए? अधिक वयस्क पूर्व सहिष्णुता के संयोजन का विकास जरूरी है, तब जाके इनका विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक, मतलब कि अमोनिया और यूरिया जैसे इन सब से वो अच्छे से हैंडल कर सके। अब बताया जा रहा है कुछ बदलाव आया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक स्वायत्त संस्थान है, जवाहरलाल नेहरू उन्नत अनुसंधान केंद्र। यहाँ के शोधकर्ताओं ने पिछले 15 साल में किए गए पहले के अध्ययनों में पाया था, जैसे कि जिस प्रकार से लक्षण विकसित हुए हैं, वे न केवल पूरे लार्वा घनत्व पर निर्भर कर रहे हैं, बल्कि भोजन की मात्रा और अंडों की संख्या, जिस पर क्रॉनिक क्राउडिंग का अनुभव किया गया था, उसके विशिष्ट संयोजन पर भी निर्भर थे। इसके बाद वाली न्यूज़ साइंस से ही रिलेट करती है। मैग्नेटिकली इम्पेल्ड आर्क बट वेल्डिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर वेल्डिंग के लिए एक नया मशीन का इजाद किया गया है, जिसके बारे में ये न्यूज़ आई है। स्मार्ट IoT आधारित मशीन है ये। शोधकर्ताओं ने नॉर्मली जिसका यूज़ हम करते हैं, जिसको फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, इसमें दो मेटल को आपस में उनके गलनांक तक गर्म किया जाता है और फिर बाद में उनकी वेल्डिंग करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। या फिर ठोस अवस्था प्रक्रियाओं की तुलना में फेरस ट्यूबों की तेज़ी से वेल्डिंग करने के लिए स्मार्ट IoT आधारित मशीन का विकास किया गया है। अभी की कंडीशन में इस मशीन का यूज़ ऊर्जा की कम खपत के साथ में किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपकी बिजली की बचत होने वाली है। वेल्डिंग प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए, मतलब वेल्डिंग ऑटोमेटिक हो सके, इसके अलावा पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें तेज़ी आए। मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के उन्नत प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ने के साथ साथ में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो हाई किस्म की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि जो हमारी बिजली की खपत है वो कम हो सके। इसके अलावा इंसानों के द्वारा जो त्रुटियां हो जाती काम करने के दौरान, उससे बचा जा सके। उससे तभी बचेंगे जब वेल्डिंग हमारी ऑटोमेटिक हो सके। इसके अलावा पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आज के समय में ये डिमांड आ रही है वेल्डिंग के लिए। अब यदि हम बात करें कि कौन सी कंपनी है या किन लोगों ने इसको विकसित किया है, दयानंद सागर विश्वविद्यालय बेंगलुरु के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर S अरुंगलई वेंदन
ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स एकीकृत मशीन को विकसित किया था। इसका नाम रखा गया था मैग्नेटिकली इम्पेल्ड आर्क बट वेल्डिंग इक्विपमेंट है। वेल्डिंग की गुणवत्ता का अनुमान व्यक्त करने के उद्देश्य से डेटा निकालने के लिए प्रोसेसर के साथ साथ ध्वनि, वाइब्रेशन, चाप की प्रकाश तीव्रता, टेम्परेचर के साथ साथ धुएं के लिए मशीन सेंसर इसमें लगाई गई है। वेल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, इसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साउंड, वाइब्रेशन, प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर, धुआं, सब चीज़ के लिए सेंसर लगाए गए हैं। कम लागत वाली IoT एकीकृत मशीन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थन भी दिया गया है। आगे बताया जा रहा है, हमने जो इक्विपमेंट को डेवलप किए हैं उसको कस्टमाइज़ किया गया है वेल्डिंग करने के लिए माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील जिसको हम कहते हैं, ट्यूब के लिए फॉर 3 आउटर डायामीटर। उसका डायामीटर 3 आउटर डायामीटर वाले हो सकते हैं, 21.5 mm, 22.5 mm और 27 mm रिस्पेक्टिवली विद 2 से 3 mm थिकनेस विच आर टिपिकली एम्प्लॉयड इन ऑटोमोटिव एंड स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। इन रॉड का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमोटिव और स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। द साइंटिस्ट आर इन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग न्यू इक्वेशन फॉर 2 डिपेंडेंट पैरामीटर, आर्क वेलोसिटी और आर्क रोटेशनल साउंड, बेस्ड ऑन विच अप्रोक्सीमेट प्रिडिक्शन कैन बी मेड अबाउट द वेल्डिंग। इसकी प्रोसेस की हम बात करें कैसे करके ये वेल्डिंग होती है तो थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे। मैग्नेटिकली इम्पेल्ड आर्क बट, ये हमारे पास मशीन है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें स्ट्राइक की जाती है आर्क में, स्ट्राइकिंग ऑफ एन आर्क, ठीक है, चोट लगाना या फिर चिंगारी उत्पन्न करना, बिटवीन 2 कोएक्सली प्लेस ट्यूब। 2 हमारे पास रॉड है, ठीक है। अब दोनों के बीच में एक ठो आर्क को हम स्ट्राइक कर रहे हैं, फॉलोड बाई एन इंट्रैक्शन ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ आर्क करंट एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें 2 चीज़ रहेगी, एक आर्क करंट रहेगा, ठीक है, आर्क करंट मतलब बिजली हम प्रवाहित करेंगे। इसके अलावा एक रेडियल कंपोनेंट रहेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाला रहेगा, दैट कॉजेज ए फोर्स कॉल्ड Lorentz force. This force acts on the arc and impels it around the joint line with an approximate linear speed of 200 मीटर पर सेकेंड। हमने बिजली भी दे दी है, इसके बाद हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। फोर्स यहाँ पर बताया गया है कि कितना हम फोर्स लगाएंगे। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। द हिंदू में बताया जा रहा है कोयले की कमी के चलते हुए सरकार ने क्या काम कर दी है, जो पैसेंजर ट्रेन है ना उनको अभी कुछ टाइम के लिए रद्द कर दी है, ताकि कोयले की जो सप्लाई है बिजली प्लांट को जल्दी से जल्दी हो सके, उनका रास्ता क्लियर हो सके। बिजली प्लांट में कोयला जब तक पहुंचेगा नहीं, बिजली की कमी देश में बनी रहेगी। इसलिए सरकार चाहती है कि कोयले के जो बिजली के जो प्लांट है वहां पर कोयले की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई कई ऐसे एरिया हैं जहां पर से बिजली की कमी की बात सुनाई दे रही है, बिजली की कटौती की बात सामने आ रही है। Amid the possibility of power crisis due to shortage of coal, the Indian Railways has cancelled around 42 passenger train। केंद्र सरकार ने 42 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। सो फॉर टू इंश्योर फास्टर डिलीवरी टू एंड फ्रॉम कोल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कोयला प्रोड्यूस करने वाले यहाँ पर 3-4 स्टेट के नाम बताए गए हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। यहाँ से हमारे यहाँ पर बिजली के जो प्लांट बने हैं वहाँ पर कोयला की जो आपूर्ति है वो एकदम आसानी से हो सके, इसलिए 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। Even though the railways has said that this is an interim measure and cancellation have mostly taken place in non-priority sector। उनका कहना है कि अभी हमारा लास्ट उपाय नहीं है,
ये हमारा लास्ट उपाय नहीं है, अभी तो ये काम चलाने के लिए हम ऐसा किए हैं। हम ट्रेन वहीं की बंद किए हैं जो कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और वहाँ पर ज़्यादा लोग यात्रा नहीं करते हैं। मैनी पैसेंजर हैव बीन लेफ्ट इन द लर्च अहीड ऑफ अपकमिंग समर हॉलीडे सीजन। लेकिन समर हॉलीडे चालू हो गया है, ये यात्रियों के लिए एक परेशानी का एक बड़ा सबब बन सकती है। ऑफिशियल डाटा की बात करें तो बताया जा रहा है इस प्रकार के कैंसिलेशन से रेलवे की जो एवरेज डेली लोडिंग कैपेसिटी है कोल रेक की, वो 400 से भी ज़्यादा हो गई है पर डे। दिस इज़ द हाईएस्ट इन द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में ये सबसे ज़्यादा हाई रही है। रेलवे ऑफिशियल का कहना है कि नेशनल ट्रांसपोर्टर हैज़ 533 रैक फॉर कोल ड्यूटी डेली विथ एस मैनी एस 427 रैक्स लोडेड ऑन थर्सडे कैरिंग टोटल 1.62 मिलियन टन। 427 रैक लोड हुए थे थर्सडे के दिन। टोटल 1.62 मिलियन टन का माल की ढुलाई यहाँ पर हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 753 ट्रिप्स, जिसमें इन्वॉल्व है 363 मेल या फिर एक्सप्रेस ट्रेन और 390 पैसेंजर ट्रेन्स इन द SECR और नॉर्थ रेलवे जोन्स हैव बीन कैंसिल्ड। कितनी सारी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं? 363 मेल और एक्सप्रेस, 390 पैसेंजर ट्रेन। द कैंसिलेशन ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्स हैज़ रिजल्टेड इन प्रोटेस्ट। इस प्रकार से जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं उसका विरोध भी सरकार को झेलना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट कांग्रेस हैज़ बीन थ्रेटनिंग एमंग अदर थिंग्स of blocking the movement of coal from the local mines, which may add to the woes of stressed power sector. इसके बाद वाली न्यूज़ हमारी चाइना से है। चाइना टू ईज कर्ब्स ऑन एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट। चाइना ने कुछ समय पहले कोरोना के चलते चलते इंडियन स्टूडेंट जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चाइना जाते थे उनके ऊपर रोक लगा दी थी। अब चाइना का कहना है अब हम इस जो रोक था, कर्व था, उसको हटाने वाले हैं, क्योंकि चाइना की भी जो इनकम हो रही थी वो रुक गई थी। चाइना विल अलाउ सम इंडियन स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू रिज्यूम देयर स्टडीज़ आफ्टर ए 2 ईयर पेंडेमिक इंड्यूस्ड गैप। 2 साल का गैप हो चुका है लगभग मेडिकल की पढ़ाई का। अब उनका कहना है कि हम अब जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनको अपने यहाँ पर पढ़ाई का हम मौका देंगे ऑन ए नीड एसेड बेसिस। इंडियन ऑफिशियल का कहना है एन एग्रीमेंट टू अलाउ देयर रिटर्न्स वाज रीच्ड फॉलोइंग ए मीटिंग ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ऑन 25 मार्च न्यू दिल्ली। द इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग सेड इन ए स्टेटमेंट। अभी कुछ समय पहले क्या है, 25 मार्च को दोनों के बीच में बैठक हुई थी अपने फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। उस दौरान भी बातचीत उठी थी। इंडिया अकाउंट फॉर एमंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन चाइना। सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग चाइना जाते हैं मेडिकल पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर इनरोलमेंट देखा जाए तो 20,000 से ज़्यादा इनरोलमेंट है इन यूनिवर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ की हैं वहाँ पर, मोस्टली इन मेडिकल कॉलेज। दे रिटर्न होम व्हेन कोरोना ब्रोक आउट इन दिसंबर 2019 एंड कुड नॉट रिटर्न ड्यू टू एंट्री कर्व। इसके बाद चाइना ने एंट्री ही बंद कर दिया। अब ये बच्चे वापस जा ही नहीं पाए अपने पढ़ाई के लिए। अभी हाल ही में पिछले वीक क्या हुआ था, श्रीलंका लास्ट वीक सेड इट हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट विद चाइना फॉर सम स्टूडेंट टू रिटर्न। कुछ समय पहले श्रीलंका वालों को उसने अनुमति दी कि आप भी आ जाओ। प्रीवियसली बोथ साउथ कोरिया और पाकिस्तान हैव आल्सो इंडिकेटेड दे हैड बीन गिवन द ग्रीन लाइट फॉर देयर स्टूडेंट टू रिटर्न। और साउथ कोरिया और पाकिस्तान को भी वो हरी झंडी दिखा दिया है कि आप भी आकर के अब पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम कलकत्ता से रिलेटेड देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है ऑटो रिक्शा के माध्यम से कैसे करके आपको सिनेमा का मैजिक दिखाया जाएगा। ये देखिए पिक्चर में आप देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाम रखा गया है रिक्शा। ये टेबल रखी हुई है और ये सामने आपके पर्दा लगा हुआ है। एक यूनिक आर्ट इंस्टॉलेशन सिस्टम हम देख रहे हैं, ये है कलकत्ता का। पैक्स ऑल द मैजिक ऑफ सिनेमा इन ए हम्बल ऑटो रिक्शा।
ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा में देखने को मिल रही है। द इंस्टॉलेशन रिक्शॉ इसका नाम रखा गया है, वेयर सिनेमा इज ट्रांसपोर्टेड बाय रिक्शा एंड ऑल इक्विपमेंट, जिसमें स्क्रीन, स्टेज, साउंड बॉक्स, प्रोजेक्शन सिस्टम, इवन चेयर्स कैन बी पैक्ड इन ए बॉक्स, इज ऑन डिस्प्ले एट पार्क मैनिसन, ए हिस्टोरिक एडिफाइस इन द हार्ट ऑफ द पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट की एक भवन है, ऐतिहासिक भवन है पार्क मैनिसन, पार्क स्ट्रीट में यहाँ पर इसको रखा गया। दिस इज पार्ट ऑफ बॉन्जूर इंडिया 2022, ये किसका हिस्सा है, बॉन्जूर इंडिया 2022 का हिस्सा है। दैट सेलिब्रेट कल्चरल, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल एंड लिटरेरी फेस्टिवल ऑफ द फ्रांस इन इंडिया, जिसको कौन सेलिब्रेट करता है, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, फ्रांस का ये फेस्टिवल है। एंड 75 ईयर्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो फ्रेंच डिप्लोमेटिक रिलेशन, और ये किसके उपलक्ष्य में किया गया है, 75 साल हमारी कंप्लीट हो गए हैं फ्रांस के साथ में रिलेशन के डिप्लोमेटिक। निकोलस फेसिनो द डायरेक्टर ऑफ अलायंस फ्रेंचाइजीज ड्यू बंगाल का कहना है, बिगिनिंग फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव इवनिंग फिल्म लवर कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय रिक्शा इन कलकत्ता, फिल्म लवर इसका एंजॉय ले सकते हैं। अब जिसने इसको इंस्टॉल किया है, जो इसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसका कहना है यदि ये कलकत्ता में पॉपुलर हो जाता है तो फिर फ्रांस की जो मूवी है वो हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे, या फिर वर्ल्ड लेवल की जो मूवी है वर्ल्ड क्लास वाली, उनको भी हम प्रदर्शित करना चालू कर देंगे। फ्रेंच आर्टिस्ट हैं ली जेंटिल गारकोन कन्विंस्ड द आइडिया इन 2020, एक फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं ली जेंटिल, इन्होंने 2020 में इस आइडिया को लाया था। इसके अलावा अलायंस फ्रेंचाइजीज डी त्रिवेंद्रम इनवाइटेड हिम टू डिज़ाइन ए वर्क ऑफ आर्ट फॉर पब्लिक स्पेस, इसके बाद पब्लिक स्पेस के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन की गई। द आर्टिस्ट रियलाइज दैट बाय चेंजिंग वन लेटर इन रिक्शा ही ऑब्टेन्ड द आइडियल नेम फॉर हिज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं आर्मी से। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू बन गए हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। द आर्मीज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही विल टेक ओवर ऑन 1 मई 2022, द आर्मी का ऐसा कहना। करंट वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे इज सेट टू टेक ओवर एज द नेक्स्ट आर्मी चीफ ऑन 30 अप्रैल फ्रॉम इनकुम्बेंट जनरल मनोज नरवणे। मनोज नरवणे की जगह कौन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, क्योंकि वो अब क्या बन जाएंगे, CDS बन जाएंगे। देयर इज अ रेयर इंस्टांसेस वेयर ए 3 स्टार ऑफिसर विल बी फर्स्ट टेकिंग ओवर एज वाइस चीफ बिफोर सर्विंग टेन्योर एज आर्मी कमांडर। नॉर्मली आर्मी कमांडर आपको बनना पड़ेगा, इसके बाद आप वाइस चीफ बनोगे, लेकिन ये पहली ही बार या फिर बहुत रेयर हुआ है कि 3 स्टार वाला आदमी वाइस चीफ बन गया है। बताया जा रहा है एज ए प्रैक्टिस इन आर्मी वाइस चीफ्स हैव ए फॉर लॉन्ग टाइम बीन दोज हु हैड ऑलरेडी सर्व्ड एज आर्मी कमांडर। नॉर्मली जिसने आर्मी कमांडर में के रूप में सेवा दी है वो वाइस चीफ बन जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजू विल बी टेकिंग फर्स्ट एज वाइस चीफ एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसीड एज आर्मी कमांडर लेटर दिस ईयर। इसके बाद इनको क्या है, आर्मी कमांडर बना दिया गया। एन ऑफिशियल का कहना, देयर हैव बीन वेरी फ्यू सच इंस्टांसेस इन द पास्ट। एन अदर ऑफिशियल का ऐसा कहना, वन सच वाज फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल SF रॉड्रिग्स थे, हु वाज चीफ वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फ्रॉम नवंबर 1987 से लेकर को अप्रैल 1989। ही सर्व्ड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 90 से 93 तक, और इसके बाद रिटायर हो गए थे 30 जून 1993 को। इनकी शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज से 8 रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से इन्होंने स्टडी किया। कहाँ पर पढ़ता है ये, यूनाइटेड किंगडम में पढ़ता है। इसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे हीट वेव से रिलेटेड।
ठीक, हीट वेव का किस प्रकार से हमारे जीवन पर असर पड़ता है, कौन कौन से एरिया हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं। हीट वेव को लिंक किया गया है मैन मेड क्लाइमेट चेंज से, मतलब कि हीट वेव हमारे कारण ही उत्पन्न हुई हैं और हम ही इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन जो इमिशन हो रहा है उसको सबसे पहले रोकने का काम किया जाना चाहिए। इंडिया इज़ ग्रिप्ड इन द थ्रोस ऑफ लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट वेव्स। इंडिया एकदम गिरफ्त में आ गया है हीट वेव्स के, जो कि लंबे समय तक उसको पकड़ के रखेंगी। देयर इज़ ए कंपेलिंग एविडेंस दैट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। मेन रीज़न बताया जा रहा, कोई और रीज़न नहीं है, इसका कारण आदमी खुद है। सेट साइंटिस्ट हु वर पार्ट ऑफ द ऑनलाइन वेबिनार और क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ TNQ जनेलिया क्लाइमेट चेंज समिट ऑन फ्राइडे। एक क्लाइमेट चेंज का समिट हुआ था, यहाँ पर ये बात रखी गई थी। 3 वैज्ञानिक लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है, इन हाउ एटमॉस्फेरिक लैंड एंड ओशियन सिस्टम वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ने वातावरण को, ज़मीन को और समुद्र को सबको प्रभावित किया है। ड्रू अपॉन देयर डिकेड ऑफ रिसर्च, इन्होंने दशकों तक अध्ययन किया, इसके बाद एक्सप्लेन किया हाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो इतनी इकट्ठी हो रही है वातावरण में, एक्सरबेटेड टेम्परेचर इन द ओशियन, समुद्र का टेम्परेचर इसने बढ़ा दिया है, एंड द लैंड एंड कॉज्ड इंक्रीज ग्लेशियर मेल्ट, इससे ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और जो ग्लेशियर हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल रहे हैं। हाइटेंड सी लेवल, इससे सी का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, एंड लेड टू चेंज इन बायोस्फीयर, इससे हमारा जो बायोस्फीयर है वो भी चेंज होते जा रहा है। एक और यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, इनका नाम यहाँ पर बताया गया है फियामा स्ट्रेनियो ऑफ द स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ये कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के ओशियनोग्राफी के क्या हैं, स्क्रिप्स हैं, सैन डियागो। इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपॉन हर रिसर्च, उनकी एक रिसर्च है ग्रीनलैंड में, ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें एविडेंस ऑफ वार्मिंग के, वो प्रदर्शित कर सकें कि यहाँ पर गर्मी है, वाकई में पानी गर्म हो रहा है ग्लेशियर के चारों ओर, और कैसे इट वाज हीटिंग इवन आइस शीट, और किस प्रकार से जो आइस की जो चादर है मोटी मोटी वो गर्म हो रही है, देयर बाय एक्सेलरेटिंग वार्मिंग, और फिर वार्मिंग जो है एक्सेलरेट हो रही है। द ग्लोबल सी लेवल वर राइजिंग ओनली 3 मिलीमीटर पर ईयर, चूँकि जो वैश्विक तापमान है हर साल 3 mm बढ़ते जा रहा है, मतलब सी लेवल का जो तापमान है ना वो 3 mm बढ़ते जा रहा है। इट वुड बी ए मिस्टेक, ऐसा कहना है डॉक्टर स्ट्रेनियो का, टू डिसमिस इट इज़ ए माइनर राइज बिकॉज इवन दोज इंक्रीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स सच एज फ्लड। और इससे फिर आने वाली है आपकी बाढ़। हर साल समुद्र 3 mm अपनी हाइट को बढ़ाते जा रहा है। नासा की तरफ से एक बात कही गई है, नासा में काम करते हैं ये, इनका नाम यहाँ पर देख लेंगे अपन। यदि कार्बन इमिशन को हम रोकने में असफल रहे तो हाफ द प्लानेट वुड बी सर्व्ड ड्रॉट बाय द सेंचुरी एंड। ये जो 100 साल हमारे ख़त्म होने वाले हैं, पूरा जो आधी धरती है ना वो सूखा से प्रभावित होने वाली है। देयर वाज ऑलरेडी ए 3-fold राइज इन एक्सट्रीम परसिपिटेशन इवेंट्स इन इंडिया। यहाँ पर 3 गुना हमको परसिपिटेशन मतलब वर्षण के इवेंट देखने को मिले हैं इंडिया में। ए डिक्रीज़ इन रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं हो रही है, और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर पानी ज़्यादा हो रहा है। ही सेड सिटिंग रिसर्च आउट ऑफ इंडिया along with carbon dioxide emission, pollution from biomass burning combined with this and cause 1.5 million death annually in India। हर साल 1.5 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है CO2 उत्सर्जन, पॉल्यूशन, बायोमास बर्निंग से।